अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। विवान और सम्यक दोनों ही धारा के पास पहुंचे। धारा की हालत देखकर दोनों की आंखों में आंसू बह चले। धारा की पूरी सफ़ेद टी शर्ट खून से सनकर लाल हो चुकी थी, धड़कनें मध्यम हो चली थी। विवान ने फौरन धारा को अपनी गोद में लिया और गाड़ी की ओर भागा। सम्यक भी उसके पीछे हो लिया। विवान धारा को गाड़ी के पीछे सीट पर लिटाकर उसके सिर अपनी गोद में रखकर उसे जगाने की पूरी कोशिश में लगा था। जिस जगह उसे गोली लगी थी, विवान वहां अपने हाथों को रखकर खून बहने से रोक रहा था। आधे घंटे में रास्ते को 10 मिनट में पार कर विवान और सम्यक हॉस्पिटल पहुंचे। वह धारा को फौरन ओटी में ले जाया गया। कुछ ही देर में वहां सिद्धार्थ, आस्था, ऋतु, आदर्श और अर्पित भी पहुंच चुके थे। आस्था और ऋतु दोनों को रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सम्यक और सिद्धार्थ को काफी समझाने के बाद दोनों शांत हुई। इतने में ही विवान के फोन पर रेखा जी का फोन आया तो आस्था ने कहा, आप फोन उठा लीजिए वरना फोन ऐसे ही बजता रहेगा। विवान वहां से थोड़ा हटकर रेखा जी का फोन उठाता है। फोन पर ही रेखा जी सवालों का बौछार करती हुई बोली, हेलो विवान बेटा, धारा कहाँ है? उसका फोन नहीं उठ रहा है, जरा बात कराइए मेरी उससे, मन बहुत विचलित हो रहा है मेरा। हेलो, आप सुन रहे हैं ना विवान, धारा को फोन दीजिए। विवान जो अब तक अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो फपक कर रो पड़ा। उसने सिर्फ इतना ही कहा, माँ धारा हॉस्पिटल में है। इतना सुनते ही रेखा जी का हाथ फोन से गिरते गिरते बचा। उन्होंने हॉस्पिटल का पता लिया और फौरन सुमेंद्र जी के साथ रवाना हो गई। विवान वापस ओपीडी की तरफ आया तो नर्स बाहर आ रही थी। सभी धारा के हाल जानने के लिए फौरन उसके पास पहुंच गए। नर्स, देखिए आप सब ऐसे रास्ता मत रोकिए, उनकी हालत पहले ही बहुत नाजुक है, जरा सी देरी उनकी जान ले सकती है और पेशेंट की हालत तो डॉक्टर ही आपको अच्छे से बता सकते हैं, तो थोड़ा धीरज रखिए। सभी बैठकर बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी धारा ठीक हो जाए। सभी विवान को कुछ याद आया। उसने सम्यक का हाथ पकड़कर वहां से दूर एक कोने में ले जाकर पूछा, सम्यक मुझे पूरी बात जाननी है, किसने की है ये हालत धारा की? सम्यक, लेकिन भाई मैं ऐसे कैसे आपको बता सकता हूँ? विवान, सम्यक तुझे मेरी कसम है, ये सब कैसे हुआ, किसने धारा की हालत की, बस इतने बता दे। सम्यक ने कुछ सोचकर विवान की सारी बातें बताई। विवान सब कुछ जानने के बाद गुस्से से भर उठा और उसके गुस्से में ही सम्यक से कहा, तुझे उस इंसान की कोई निशानी याद है? सम्यक, नहीं। विवान, तो फिर आओ और जाकर उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कुछ तो पता लग ही जाएगा। अब तक मैं शांत था क्योंकि किसी ने मुझसे उलझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब ये बताना जरूरी हो गया है कि जिसे वो लोग नदी का ठहरा पानी समझ रहे हैं, वो समुद्र, वो उफनित लहर है, जिसकी नजर में कोई चढ़ जाए तो बिना उसे बर्बाद किए वो लहर वापस नहीं जाती। सम्यक वहीं से विवान के बताए काम के लिए चला गया। उसके जाने के बाद विवान की आंखों में एक बार फिर नम हो गए। वह वापस लौटता उससे पहले सिद्धार्थ उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, जानता हूँ कि तू सबके सामने अपने आंसू नहीं बहाता, लेकिन मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मेरे सामने रो लो, जी हल्का हो जाएगा। बस इतना सुनना था कि विवान झट से सिद्धार्थ के गले लगकर रो पड़ा। उसने रोते हुए ही सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ मेरी धारा ठीक तो हो जाएगी ना? मैं उसके बिना नहीं रह सकता, जिंदगी है वो मेरी, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। सिद्धार्थ, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी धारा से। सिद्धार्थ, भगवान से कहो कि मेरी धारा को ठीक कर दे प्लीज। सिद्धार्थ भी आंखों से नमी लिए बोला, शांत हो जाओ विवान, कुछ नहीं होगा हमारी धारा को, वो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वुमेन है ना, ठीक हो जाएगी वो, देखना तुम। कुछ देर ऐसे ही विवान सिद्धार्थ की गले लगकर रोता रहा। फिर दोनों अलग हुए। विवान ने अपने आंसू पोंछे और दोनों साथ में अंदर चले गए। कुछ देर में धारा और विवान दोनों के परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। विवान के टी शर्ट पर लगे खून के धब्बे देखकर सबका कलेजा मुंह को आ गया। रेखा जी ने विवान को पकड़कर उसे झकझोरते हुए पूछने लगी, क्या हुआ मेरी धारा को, कैसी है वो, ये इतना सारा खून कहाँ से आया? विवान आंखों में आंसू लिए सर झुकाए खड़ा रहा। दिव्या जी ने रेखा जी को संभाला। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। विवान, धारा कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर, देखिए हमने उसकी जान तो बचा ली है, लेकिन अगर उन्हें 3 घंटे में होश नहीं आया तो हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए, और यह कोमा कब तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है वो 1 दिन का हो, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, या फिर 1 साल का भी हो रह सकता है। जहां अभी सब लोग हैं ये सुनकर घींच थे
कि धारा बच गई है, वहीं अब एक और बोझ उनके सर पर आ गया। सभी लोग भगवान से बस यही दुआ कर रहे थे कि धारा होश में आ जाए। लगभग 3 घंटे पूरी हो चुकी थी, लेकिन धारा होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी के सब्र अब जवाब दे रहा था। जब विमान से रहाने गया तो वो सीधे ओटी के अंदर चला गया। नर्स, अरे आप यहाँ कैसे आए? चलिए बाहर जाइए। विमान, देखिए प्लीज एक बार मुझे धारा से मिलने दीजिए। नर्स, हम ऐसे नहीं कर सकते, अभी तो उनका ऑपरेशन हुआ है, हम ऐसे ही नहीं मिलने दे सकते आपको। विमान, नहीं, मुझे धारा से मिलना है अभी। नर्स, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? विमान, आप क्यों नहीं समझ रही है? मुझे मेरी धारा से मिलना है और आप मुझे नहीं रोक सकती, समझी? आखिर थककर उस नर्स ने हामी भर दी। विमान तुरंत धारा के पास गया। धारा की हालत देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। धारा का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथों में चोट की निशान, चारों तरफ मशीनों के घेरे। धारा विमान धारा के पास ही बैठ गया। उसके हाथों को अपने हाथों में भरकर उसे चूमते हुए धारा से बोला, धारा बच्चा उठो, देखो सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। बहुत सो ली, अब उठ जाओ। देखो ना सब लोग कितना रो रहे हैं और मुझे देखो, आज तक मैं कोसे के लिए इतना परेशान नहीं हुआ। आज तक मैं किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ जितना तुम्हारे लिए हो रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है। नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना। धारा के बिना विमान अधूरा है। बच्चा उठो ना। अब विमान से रहा नहीं जा रहा था। अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की उसने, लेकिन फिर भी वह आंखों से बहकर उसके गालों तक आ ही गया। विमान ने भरे गले से कहा, देखो धारा, अब अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। मेरी कसम है धारा, उठ जाओ, होश में आओ। इतना कहने पर ही धारा का कोई रिएक्शन नहीं दिया तो विमान के आंसू और तेज होता चले गए। धारा के हाथों में अपने सर से लगाकर रोता रहा। कुछ देर बाद धारा की उंगलियों में कुछ हरकत की तो विमान धारा के चेहरे को देखने लगा। धारा धीरे धीरे होश में आ रही थी। नर्स, जो अब तक वहां खड़ी विमान की बातें सुनकर खुद को रोने से रोक नहीं पाई, धारा के होश में आते देख उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने विमान से बाहर जाने को कहा तो विमान बाहर गया। सबने विमान से पूछा कि अब कैसी है धारा, तो विमान ने खुशी होते हुए कहा, वो होश में आ गई है, डॉक्टर देख रहे हैं अभी उसे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने सबसे कहा कि धारा की जान को कोई खतरा नहीं है, बस शर्ते उसे अभी 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। आप लोग एक एक करके मिल लीजिए उनसे। सबसे पहले रेखा जी धारा से मिल गई। वही सुमेंद्र जी ने धारा को VIP वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा तो विश्वनाथ जी ने उसका कारण पूछा। सुरेंद्र जी, धारा को हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता है, वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती यहाँ, इसीलिए उसे VIP वार्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ। शाम तक धारा ने VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो हॉस्पिटल कम एक परफेक्ट रूम ज़्यादा लग रहा था। सभी लोग वहीं पर एक साथ धारा से मिलने पहुँच गए। सब लोग धारा से मिलकर बाहर आ गए, सिवाय आस्था और ऋतु के। दोनों ही धारा के हाथ पकड़कर उनकी दोनों साइड में बैठ गई। धारा ने ऋतु को देखकर आंखों से पूछा तो ऋतु ने ना में जवाब दे दिए, जिससे धारा ने एक लंबी सांस ली और ऋतु ने एक अपने पास आने को बोला। ऋतु झुककर अपने कान धारा के पास लाई तो धारा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सम्य को बुला दो। ऋतु, सम्य कभी यहाँ नहीं है, किसी काम से बाहर गया है। धारा, ठीक है, जब आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। ऋतु, आस्था और ऋतु दोनों के चेहरे पर 12 बजे थे, जिसे देखकर धारा ने हल्के से कहा, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। ऐसी मुंह क्यों लटकाए हो दोनों को? आस्था, तू तो चुप ही रह, तुझे क्या पता हमारी क्या हालत हो गई थी इतनी देर में। धारा बस हल्के से मुस्कुरा दी। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उस पूछने लगी, विमान नहीं आया? धारा की इस हरकत पर दोनों ही मुस्कुरा दिए। आस्था, आए हैं जीजू भी, तेरी वजह से वो कितना परेशान हुए, रोने के लिए सबसे छुपकर बाहर जाते थे वो। जब तक तुझे होश नहीं आया तब तक न जाने कितनी बार जिए मरे होंगे वो। धारा, ऐसा है तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए अभी तक? आस्था, वही तो सबसे पहले आए थे, लेकिन तब तू पूरी तरह होश में नहीं थी। अभी वो हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, बस आते होंगे वो। तभी दरवाजा खुला और विमान अंदर आया। आस्था और ऋतु को वहां देखकर उसने कहा, ओह तुम लोग हो यहाँ? कोई नहीं, मैं बाद में आता हूँ। ऋतु, अरे जीजू रुकिए, बस हम जा ही रहे हैं। उसके बाद दोनों वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद विमान धारा के माथे पर किस करते हुए बोला, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? धारा हैरानी से विमान को देखती हुई ना में गर्दन हिला देती है। विमान, भूख लगी होगी ना तुम्हें? धारा, विमान, अभी आधे घंटे बाद तुम्हारे लिए सूप लेके आऊंगा मैं।
उसके बाद दवा खाकर आराम करना और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी बारे में, ठीक है। धारा एकटक विवान को ही देख रही थी, जिसे विवान ने धारा से कहा, ऐसे देखोगे तो प्यार हो जाएगा, आराम करो। धारा, तुम रो रहे थे? विवान, किसने कहा? मैं नहीं रो रहा था। धारा, तो तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? विवान, मेरी नींद उड़ी हुई है तो आंखें तो लाल होगी ही ना। धारा, मतलब अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? इस सवाल पर विवान धारा के करीब आकर बोला, इस बार कह दिया, अगली बार बोला ना तो तुम्हारा मुंह और मेरा थप्पड़ समझी। ऐसे कैसे हो जाता तुम्हें कुछ? तुम्हें क्या पता? तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरे दिल को क्या बीती थी? पता होगा भी कैसे? तुम सोने में जो व्यस्त थी। धारा मुस्कुराकर विवान को अपने थोड़ा पास आने को कहती है। जैसे विवान धारा के नजदीक आता है वैसे ही धारा विवान के गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया और बोली, हिसाब बराबर हुआ। विवान तो बस देखता रह गया। धारा को फिर से पहले जैसे होते देख उसके दिल को सुकून मिल रहा था। उसने धारा के सर को सहलाते हुए कहा, आराम करो अब। धारा, ठीक है, तुम भी जाकर अपना हुलिया सुधारो, मजनू बने पड़ रहे हो कब से। विवान, हाँ तो मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से ही तो हुई है। धारा, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ तो जाओ घर जाकर थोड़ा आराम कर लो तुम भी। विवान, तुम ना शांति से लेटी रहो, मुझे जो करना है वो मैं कर लूँगा। कुछ देर बाद विवान सभी को लेकर घर चला गया। पहले तो सभी ने मना किया, लेकिन विवान को समझाने पर वो लोग मान भी गए। अब धारा के पास सिर्फ आस्था, रितु और सिद्धार्थ थे। कुछ देर में सम्यक भी आ गया। उसे देखकर धारा ने कहा, ये लो जनाब, अब आ रहे हैं। मुझसे ज़्यादा जरूरी अब तुम्हारा काम हो गया है। सम्यक मुस्कुराते हुए धारा को हल्के से गले लगाता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारे लिए ही बाहर गया था। धारा, अच्छा, तो कुछ पता चला उसका? सम्यक, नहीं, वो बहुत ही चालाक। उसने अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करके रखा थे और जानबूझकर ऐसी जगह से गया कि जहाँ CCTV ना लगा था। धारा हल्के से मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता था, और सम्यक को इशारे में अपने पास बुलाती है और धीरे से कहती है, उस इंसान के गले के पीछे ड्रैगन का टैटू बना है और गले में एक सोने की चैन और हाथों में एक चांदी का कड़ा है। इतना सुनते ही सम्यक खुशी से उछलते हुए कहा, पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? धारा, कब से तो तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और सुनो, यहाँ के सारे बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से शुरुआत करो, कोई ना कोई तो होगा इसमें से। सम्यक, ठीक है। कुछ देर में वो धारा से बात करता है। उसके थोड़ी देर बाद विवान अंदर आता है। सम्यक, भाई अच्छा हुआ आप आ गए, कब से ये मेरा दिमाग खा रही है, अब आप ही झेलो। धारा, ओ हेलो, माना कि भूख लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग खाऊं मैं, इतना भी अच्छा नहीं है तुम्हारा दिमाग। विवान, बस करो तुम दोनों। धारा, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम बीमार हो कि कहीं से भी। धारा, तो मुझे नौटंकी करनी नहीं आती। विवान, अच्छा ठीक है। सम्यक, जाओ घर थोड़ा आराम कर लो तुम भी, और ऋतु, सिद्धार्थ और आस्था तुम लोग भी घर जाओ, मैं यहाँ रहूंगा धारा के साथ। ऋतु कुछ कहने ही वाली होती है कि सम्यक लपक कर उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मुझे कुछ बात करनी है। चारों लोग बाहर आ जाते हैं और सम्यक ऋतु को घूर कर कहता है, क्या कहने वाली थी अंदर? ऋतु, यही कि मुझे नहीं जाना है। सम्यक, हाँ, कबाब में हड्डी बनने का शौक लगा है ना तुम्हें? ऋतु, मतलब? सम्यक, थोड़ा समय उन दोनों को भी दो साथ में रहने का, तुम ही चिपकी रहोगी हमेशा। ऋतु, ओह। उसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। विवान, तुम्हें भूख लगी है? धारा, हाँ वो तो बहुत ज्यादा। विवान अपने साथ लाए कुछ सामानों में से सूप निकालकर धारा को पिलाता है। उसके बाद कुछ फ्रूट्स काटकर धारा को खिलाता है। धारा अचानक से ही बोलती है, इतने शांत क्यों हूँ? विवान, कहाँ शांत हूँ? धारा, हमेशा तो लड़ते रहते हो, आज कुछ कह नहीं रहे हो। विवान, हॉस्पिटल में हो, ऐसे लड़ूंगा तो लोग कहेंगे कि अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, और दूसरी बात, मुझे किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है, तो बिना बात के ही लड़ूंगा। धारा, तो तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं कि वैसे कहाँ तक पहुँची मैं और ये सब कुछ कैसे हुआ? विवान, अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो अब तक बता चुकी होती, नहीं भी बताई तो कोई बात नहीं, मुझसे सब पता है, और अब मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार हाथ में आ जाए। ये सब कहते हुए विवान की आंखों में नाराजगी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। धारा, तुम्हें उससे क्या मतलब है? वो हमारे डिपार्टमेंट की बात है, हम हैंडल कर लेंगे। विवान, बिल्कुल नहीं, उसने तुम्हें चोट पहुंचाकर एक तरह से मुझे पंगा लिया है। विवान, हॉस्पिटल में हूँ, ऐसे लौटूंगा तो
कहेगी कि अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, और दूसरी बात, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है तो बिना बात के ही लड़ूंगा। धारा, तो तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं कि कैसे वहां तक पहुंची मैं और ये सब कैसे हुआ? विवान, अगर तुम मुझे अपना मानती तो अब तक बता चुकी होती। नहीं भी बताई तो कोई बात नहीं, मुझे सब पता है और अब मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार हाथ में आ जाए। यह सब कहते हुए विवान की आंखों में नाराजगी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। धारा, तुम्हें उससे क्या मतलब है? वह हमारे डिपार्टमेंट की बात है, हम हैंडल कर लेंगे। विवान, बिल्कुल नहीं। उसने तुम्हें चोट पहुंचाकर एक तरह से मुझसे पंगा लिया है और मुझसे उलझने वाले को मैं दोबारा उलझने लायक नहीं छोड़ता। धारा, तो तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? विवान धारा के करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोला। हर क्यों का जवाब नहीं होता और इतना बोलकर उससे आइबिंग कर दी। धारा तो बस देखती रह गई और खुद से बोली, मेरा ही डायलॉग मुझ पर ही फेंक दिया उसने तो। उसके बाद विवान धारा को लिटाने हाथ आगे करता है तो धारा तुरंत कहती है, छूना मत। विवान तुरंत उसके दूर हाथ जाता है तो धारा कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, वो बस चोट लगी है तो टच करने पर दर्द होता है, बस इसीलिए। विवान धारा के पास आकर उससे कहता है, कहाँ लगी है, दिखाओ। धारा बड़ी बड़ी आंखें करके, नहीं दिखा सकती। विवान, देखो बहस मत करो, दिखाओ कहाँ लगी है। धारा, हाँ तो ठीक है, मेरी पीठ में लगी है, कहो तो शर्ट उतार कर दिखा दो। और इतना कहकर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। विवान उसका हाथ पकड़कर कहता है, पागल हो, शर्म नहीं आती, रहने दो, वैसे दबा लगी ना वहां। धारा, विवान धारा के गर्दन के पीछे से पकड़ के उसके कंधे को सहारा देते वे लेट कर कहता है, आराम करो, अब मैं इस सोफे पर ही हूँ, जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन उसका चेहरा अभी भी लाल हो रखा था शर्म के मारे। धारा, लेकिन सोफे बहुत छोटा है, तुम ठीक से सो नहीं पाओगे यहाँ। जब एक लोगों की तो यहाँ जगह है यहाँ पर। विवान, नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। धारा, ठीक है। विवान ने कह तो दिया था कि वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी वो वहीं सोफे पर ही धारा रहा तो धारा ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने कहा ना आ जाओ यहाँ। विवान भी उठकर धारा के बगल में आकर बैठ गया और इधर उधर नजर घुमाने लगा तो धारा ने समझने देर नहीं लगी। उसने कहा, यहाँ भी तुम्हें तकिया है लगाना है? कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। विवान, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? धारा, टूटे फूटे आदमी को कौन सी प्रॉब्लम होगी, चुपचाप लेट जाओ। कुछ दिन ऐसे ही मीठी बीत गए, लेकिन अभी धारा और विवान की नोकझोंक खत्म नहीं हुई थी। 15 दिन बाद धारा को घर लाया गया, वहां पर उनका और भी अच्छे से ध्यान रखा जाता था। उस बीच सम्यक को पता चल गया था कि वो आदमी कौन था। उसने यह बात धारा को बताई तो धारा ने कहा, इस बार कोई गलती नहीं सम्यक, बस उसके पीछे अपने जासूसों को लगा दो। ये बात विवान भी अच्छी तरह से जान गया था और वो बस इंसान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके सही समय का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आस्था के घर पर अब रोज उस पर शादी के दबाव डाला जा रहा था, जिसे थक हार कर वो भी मान गई थी। ये बात उसने सिद्धार्थ को बताई तो पहले वो सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने भी एक आइडिया निकाला और बिना आस्था को बताए उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। यहाँ धारा भी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, उसके घाव भी भर गए थे, बस उसकी पीठ की रोज गर्म कपड़े से सीखना रहता था। और यह काम तो दिव्या जी करती तो या तो आर्या। लेकिन एक संडे को, दिव्या जी आज मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, वो बहुत दिन से बुला रही है मुझे। आर्या, हाँ, और आज मैं ऑफिस जल्दी जा रही हूँ, कुछ काम पेंडिंग पड़ा है और कल मीटिंग भी है तो जाना जरूरी है। बच्चे सिर्फ सम्यक, विवान और विश्वजीत जी। धारा अपने कमरे में आराम कर रही थी। विवान हाथ में खाने का प्लेट लिए पहुंचा। विवान, धारा उठो, खाना खा लो। धारा हल्साई सी आवाज में बच्चों जैसी बोली, थोड़ी देर और सोने दो प्लीज। विवान, धारा अब उठो भी, सच में बिल्कुल बच्ची हो गई हो तुम, दवा का भी टाइम हो गया है, उठो। धारा फिर भी नहीं उठी तो विवान ने चादर हटाकर उसके कान में कहा, अगर नहीं उठी तो मैं भी तुम्हारे साथ चिपक कर सो जाऊंगा और फिर उठने भी नहीं दूंगा। बस फिर क्या था, धारा जल्दी से उठकर बैठ जाती और विवान को घूरती हुई कहती, ऐसे कौन उठाता है? विवान, मैं। धारा आंखें छोटी करके, आजकल चिपकने की बातें ज्यादा कर रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा? विवान, इरादा तो बहुत नेक है मेरा, यकीन मानो मेरे इस इरादे से ना तुम्हें और मुझे मम्मी पापा कहने वाला जल्दी आ जाएगा। धारा,
बड़े बेशरम हो यार तुम तो। हटो, मुंह धुलने जाना है मुझे। और ऐसे भागी जैसे किसी कुत्ते ने दौड़ा दिया हो उसे। वॉशरूम में जाकर धारा दरवाजे से लगकर अपने लाल हुए चेहरे को ढककर खड़ी हो जाती है। कुछ देर में जब धारा नहीं आई तो विवान ने आवाज दी, अगर शर्माना हो गया हो तो बाहर आ जाओ, खाना खाकर दवा भी लेनी है। धारा खुद से ही इतनी जल्दी कैसे बदल लेता है अपने इमोशंस ये। इसके बाद धारा खुद को नॉर्मल करके बाहर आती है और विवान के सामने बैठ जाती है। इतने दिनों में उसे विवान के हाथ से खाने की आदत हो गई थी। विवान उसे खिलाते हुए कहता है, धारा विवान, तुम्हें वही लगता है जो तुम भूल गई हो। धारा, क्या? विवान, यही कि वो भगवान ने तुम्हें भी हाथ दिए हैं, अब तुम खुद से भी खा सकती हो, या मेरी आदत हो गई है तुम्हें। धारा जो भी खाना खा ही रही थी अचानक से रुक जाती है और विवान के हाथ से प्लेट लेने की लिए हाथ आगे बढ़ाती है। विवान, रहने दो, मैं खिला रहा हूँ ना। धारा, नहीं तुम रहने दो, मैं खुद खा लूंगी अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है। विवान, मैंने कब कहा मुझे प्रॉब्लम है, मैं तो बस पूछ रहा था। धारा, हाँ तो हो गई है आदत तुम्हारे हाथ के खाने की, नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, मुझे आदत बदलने में जरा भी टाइम नहीं लगता, जरा भी समय नहीं लगता। और इतना बोलकर धारा बेड पर जाकर थम से बैठ जाती है, जिससे उसकी पीठ पर लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है। विवान ये देखकर घबरा जाता है और धारा के पास आकर कहता है, रो क्यों रही हो, मैंने बस इसे ही पूछा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें खिलाने में, प्लीज रोना बंद करो। और इतना बोलकर वो अपने कान पकड़ लेता है। धारा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। विवान, तो? धारा छोटे बच्चे जैसे रोते हुए बोली, मेरी पीठ में लग गई। और इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी। विवान को इस वक्त धारा की इस हरकत पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन हुआ उसे अपने सीने से लगा ले। फिर भी उसने धारा को शांत कराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं अभी गर्म कपड़े से सेक दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब रोना बंद करो और ये खाना खत्म करो। विवान फिर से उसे खिलाने लगा। खाना खत्म होने के बाद विवान ने धारा को दवा दी। उसके बाद बोला, मैं ले आता हूँ गर्म कपड़ा। धारा, तुम रहने दो, मम्मी को बुला दो, वो सेक देंगी। वो यहाँ नहीं है, वो शाम तक आएगी। धारा, आर्या को बुला दो फिर। विवान, वो भी नहीं है, कल उसकी मीटिंग है तो उसकी तैयारी में बिजी है। धारा के पास अब कुछ कहने को रहा नहीं, उसने घबराते हुए कहा है, ठीक है फिर लो आओ तुम्हें। विवान ने कहा, जब तक मैं आऊँ तब तक तुम ये शर्ट उल्टा करके पहन लो, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। धारा ने हैरानी से विवान को देखा तो विवान ने कहा, क्या? धारा, ये ख्याल मेरे मन में क्यों नहीं आया? विवान हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम एक नंबर की अल्हड़ हो। और इतना कहकर विवान वहां से चला जाता है। धारा ने भी शर्ट को उल्टा करके पहन लिया, उससे बटन साइड पीछे और कॉलर साइड आगे हो जा गई। कुछ देर बाद विवान हाथ में बिल्कुल गर्म तवे पर 2-3 कपड़े लेकर आया। जैसे जैसे विवान कदम धारा की ओर बढ़ा रहे थे वैसे धारा की धड़कनें तेज हो रही थी। और जब विवान ने धारा के पीठ देखी तो उस पर बहुत सी चोट काली पड़ चुकी थी। हालांकि वो काफी हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है धारा को पहले कितनी चोट लगी थी। विवान तवे को नीचे रखता है और कपड़ा उठाकर कांपते हाथों से धारा के पीठ पर सेकने लगता है, जिससे धारा की हल्की आह निकल जाती है। आज इतने दिनों बाद फिर से विवान की आंखों में आंसू आ गए और साथ में गुस्से में उसकी आंखें लाल भी हो गई थी। कुछ देर तक उसने सेकने के बाद विवान ने बिना कुछ बोले नीचे चला गया। धारा ने अपनी शर्ट चेंज की और वॉशरूम में जाकर गोली वाली जगह पर दवा लगाकर बाहर आ गई। वहीं आस्था के घर पर आस्था सामने बैठे लड़के को बस कब से घूरे जा रही थी। उसके सामने लड़की की फैमिली आस्था के फैमिली से बात करने लगे हुए थे। तभी आस्था की मम्मी कहती है, बेटा अगर तुम दोनों की बात करनी हो तो बाहर गार्डन में चले जाओ, आपस में बातें कर लोगे, तब तक एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लोगे। सिद्धार्थ डर से आस्था की ओर देखता है और कहता है, नहीं आंटी, आपकी बेटी देखने में ही बहुत सुशील लग रही है, मुझे भला क्या बात करनी होगी। तभी आस्था चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सिद्धार्थ को घूरकर, लेकिन हमें आपसे बात करनी है अगर आप चाहे तो। सिद्धार्थ भी मनमनोस कर कहता है, हाँ ठीक है फिर चलो। दोनों बाहर गार्डन एरिया में आते हैं। वहाँ सिद्धार्थ सर झुकाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। उसके सामने आस्था हाथ बांधे उसके कुछ कहने का इंतजार में खड़ी थी। जब सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा तो आस्था ने कहा, अब आप कुछ कहेंगे या सिर्फ मुंह लटकाए बैठे रहेंगे? सिद्धार्थ, बात तो तुम्हें करनी थी ना, तो मैं क्या बोलूं? आस्था, ये सब क्या हो रहा है? सिद्धार्थ, देखो मैं जो भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ,
तुम्हारी हेल्प करने के लिए ऐसा किया मैंने। आस्था, कैसे करेंगे हेल्प आप, हमें ही बताइए जरा। सिद्धार्थ, देखो तुमने कहा था कि तुम पर शादी का प्रेशर बन रहा है और तुम शादी करना नहीं चाहती, तो फिर भी घर वालों मानेंगे नहीं और जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी न किसी से करवाएंगे जरूर। तो किसी अनजान कुत्ते से अच्छा किसी जाने पहचाने गधे से शादी कर लो। और आई प्रॉमिस कि मैं कभी भी तुम्हें बिना तुम्हारी परमिशन के टच भी नहीं करूंगा। आस्था कुछ देर सिद्धार्थ को घूरती रही, जिससे बेचारा वो अपना सिर नीचे कर लेता है, लेकिन अगले पल आस्था कूद से उसके लगकर बोली, इतना अच्छा आइडिया आया, लाते कहाँ से हो आप? मैं तो बहुत खुश हूँ आप। सिद्धार्थ, ऐसे घूरा मत करो, मुझे डर लगती है। आस्था, ठीक है अब अंदर चले। सिद्धार्थ, दोनों अंदर आते हैं। रिश्ता दोनों ओर से एकदम पक्का हो जाता है, जिसके तौर पर सिद्धार्थ की मम्मी आस्था को अपने हाथों से सोने के कंगन निकालकर आस्था के हाथों में पहनाकर कहती है, बहुत जल्दी ही तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाऊंगी बेटा। कुछ दिन बाद आस्था और सिद्धार्थ की सगाई और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। सगाई के 10 दिन बाद ही शादी का भी दिन था। धारा भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसने जब ये बात सुनी तो विवान के गले लगकर उछल उछल कर उससे कहने लगी, आस्था की भी शादी होने जा रही है। विवान धारा की ऐसी हरकत देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। धारा जब विवान ने गले लगी तो विवान को उसे कमर से कस के पकड़ते हुए कहा, ओ मैडम, तुम तो खुद आकर मेरे गले लग रही हो, अब मेरा टच करना बुरा नहीं लगता है क्या? धारा को अब समझ आता है कि मेरी खुशी को वो क्या कर गई। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो मुझे। धारा के दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वो विवान को छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन विवान कहाँ मानने वाला था। जब विवान ने उसे नहीं छोड़ा तो धारा के दिमाग में फिर से वो आइडिया आया। उसने भी शरारती लफ्जों में विवान के ऊपर झुककर बोली, विवान, उस दिन तुम कुछ मम्मी पापा वाली बात कर रहे थे ना? और अपनी उंगलियों को विवान के चेहरे पर चलाती हुई बोली, मैं सोच रही थी वो काम भी पूरा कर दूं। विवान, जो अब तक धारा से शरारत कर रहा था, उसके चेहरे के रंग उड़ चुका था। उसने फौरन धारा को खुद से दूर करते हुए कहा, हट बेशरम लड़की। इतना कहकर वो कमरे से बाहर भाग गया और धारा खड़ी मुस्कुराते हुए उसे जाते देखने लगी। बाहर आकर विवान ने खुद से कहा, है मेरा दिल, शांत हो जा बेटे। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं। पहले अपने प्यार का इजहार तुम्हारे मुंह से सुनना है, और जिस दिन ऐसा तुमने किया उसी दिन से असली विवान तुम्हारे सामने आएगा। फिर बताऊंगा मेरी जान की फ्लर्ट करना किसे कहते हैं। कुछ दिन बाद विवान के घर सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अचानक से धारा ने कहा, पापा जी, मैं सोच रही थी कि आस्था की सगाई का दिन नजदीक आ गया है और मुझे भी उसके साथ सारी तैयारियां करनी है और सामान भी लेना है, तो मैं उसकी शादी तक वहीं रुक जाऊं। बस इतना सुनना था कि विवान और सम्यक दोनों ही धक्का लगा और खांसने लगे। दिव्या जी ने दोनों को पानी पिलाया और आराम से खाना खाने को बोला। विश्वजीत जी, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम चली जाओगी तो घर सूना हो जाएगा। विवान, वही तो। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे तो उसने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब था कि ठीक है, उसकी सहेली की शादी है तो क्या अपने ससुराल को भूल जाएगी? कहीं नहीं जाओगी, तुम सगाई से 2 दिन पहले जाना और शादी में भी 2 दिन पहले ही जाना। धारा, मैंने तुमसे पूछा नहीं तो तुम ना अपनी ये 2 मीटर लंबी नाक मत घुसाओ यहाँ। पापा बताएंगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। विवान, मतलब पति की कोई इज्जत ही नहीं है? धारा, बिल्कुल नहीं। विश्वजीत जी, विवान, धारा ससुराल में है तो क्या हुआ? अब क्या अपने दोस्तों की खुशियां भी एंजॉय ना करेंगे? तुम जाओ बेटा आराम से, लेकिन शादी के बाद तुरंत लौट आना। धारा, ओके पापा, और विवान के जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगती है। विवान धारा के जाने के बाद सुनकर उदास होकर अपने रूम में चला जाता है और सम्यक धारा से, धारा, नाश्ता करके मेरे रूम में चलना जरा, मुझे कुछ बात करनी है। धारा, ठीक है। नाश्ता करके दोनों सम्यक के रूम में। धारा, सम्यक, क्या बात करनी है? सम्यक, वो जो तुमने इंफॉर्मेशन दी थी उसका पता चल गया है। धारा खुशी से, कौन है वो? सम्यक, अधिराज चौहान। धारा, क्या? सम्यक, हाँ। धारा, अद्विका के पापा? सम्यक, हाँ। धारा कुछ देर सोचने के बाद, तो क्या सोचा है तुमने? सम्यक, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जल्दबाजी एकदम नहीं। एक बार तुम्हें खाने से बचे हम लोग, अब और किसी जान नहीं जोखिम में डालूंगा। जो भी करूंगा सोच समझ कर।
धारा तो अब क्या करोगे? सम्यक अभी तो कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। धारा ठीक है। उसके बाद धारा वहां से चली जाती है और विवान सम्यक के पास जाकर उससे पूछता है,